शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी। अगर बहन जी जब जुड़ जाती हैं तो या उनका ऑडियो ऑन हो जाएगा। अब आ गई, परी जी के नाम से आ गई हैं अब। हाँ, अभी ज्वाइन हो गए वो। जी शिल्पा जी, आवाज आ रही है? जी, ओम ओम दीदी। ओम 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 नमस्कार। आप सस्नेह आमंत्रित है अपने दैनिक योगार क्लास में, आपका स्वागत है। करती हूँ, थोड़ा विलम्ब हुआ। जी शुरू कीजिए, परी जी शुरू कीजिए। अपना परिचय के साथ ही आप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज का अपना व्याख्यान शुरू करूंगी। दैनिक योगाहार कार्यक्रम के संदर्भ में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हरिद्वार से आदरणीय पवन कुमार जी सर, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश से आदरणीय मनीलाल जी भैया जी, आदरणीय जूली जी अग्रवाल मीडिया प्रभारी आसाम, और सभी कृषि वैज्ञानिक और समस्त सम्माननीय योग शिक्षिकाएं और शिक्षक, आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हम इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो प्रकृति है उसे पेस्टिसाइड से किस प्रकार बचाया जाए, उस संदर्भ में हम सभी यहाँ जो है ऑनलाइन के माध्यम से हम सभी विचार विमर्श करने के लिए हम सभी ऑनलाइन जुड़े हैं माध्यम से। इसी संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रकृति ईश्वर की देन है, या यूं कह सकते हैं प्रकृति ईश्वर का ही दूसरा रूप है। प्रकृति दूषित होगी तो हम सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी जीव मात्र के लिए ये जो है बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसी विषय पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो है आज वर्तमान समय में जितना कृषि के लिए खेती करने में जितना जो है केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, ये बहुत चिंताजनक विषय है। एक बिंदु पे मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, हरित क्रांति। 1966 और 67 में हरित क्रांति आई। उस समय जब से हरित क्रांति आई थी उस समय ये था कि मोनोकल्चर का एक इसमें बिंदु ध्यान रखा गया था कि मोनोकल्चर किया जाए। मेरा तात्पर्य है किसी एक स्पीसीज को, वो भले किसी अनाज का हो सकता है, कोई वेजिटेबल हो सकता है, उसको उगाया जाए और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। लेकिन उसका इतना केमिकल्स का यूज हो गया इस प्रक्रिया के अंदर, वर्तमान समय में कोई भी खान पान, अन्न देख लीजिए, वेजिटेबल्स है, कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। इसी संदर्भ में भयानक डिजीज है कैंसर। 70% कैंसर के जो रीजन है वो आज रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये पेस्टिसाइड से बनी हुई ये जो खेती हम जो जो की जा रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बात कहना चाहूंगी कि यदि हम सभी मिलकर के किसी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य बहुत अच्छे से होता है। इसी प्रकार से यदि खेती में भी यदि हम इसी को यदि अपनाएं, मेरा कहने का तात्पर्य है यदि हम दाल के साथ गेहूं को उगाया जाए, एक छोटा सा मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी बिंदु, यदि हम गेहूं के साथ में दाल की फसल, कोई भी दाल यदि हम साथ में यदि कृषि करते हैं तो इसमें एक साइंटिफिक रीजन होता है कि दाल जो है वो सीधा नाइट्रोजन गेहूं के लिए दे रहा है, गेहूं को डायरेक्ट नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा रहा है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और इससे हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन ये जो प्रोसेस है ये सब बहुत ही आसानी से होगा। तो क्यों ना हम इस प्रकार से खेती की जाए जिसमें कि पेस्टिसाइड्स का यूज ना करके, किसी केमिकल का यूज ना करके हम प्राकृतिक रूप से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि हमारा जो है खान पान शुद्ध होगा। पहले का जैव विविधता, इससे मेरा तात्पर्य है कि जैव विविधता यदि होगी तो हमारी कृषि क्षेत्र जो है बहुत ही आगे तक जो है इसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। और जो है बहुत समय पहले हमारे जो किसान भाई थे उनको
ये बताया गया कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए आपकी जो है, आप केमिकल्स का यूज कीजिए, पेस्टिसाइड्स का यूज कीजिए, उनको गुमराह किया गया है। ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत पहले से चली आ रही है कि किसान भाइयों को दिया गया कि आप भर भर के जो पेस्टिसाइड्स के बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुए, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पहले, बहुत समय पहले, और वर्तमान में भी चल रहा है। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको इस बारे में अवगत कराया जाए कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, हम प्राकृतिक रूप से खाद बनाएं। प्राकृतिक रूप से जो पहले हमारे पूर्वज थे वो कृषि पर पूरे तरह डिपेंड रहते थे, निर्भर रहते थे, तो वर्तमान समय में केमिकल्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स एक पॉइजन है, और हम इनडायरेक्ट रूप से अपने बच्चों को, अपनी प्रकृति को, अपने परिवार को और स्वयं पेस्टिसाइड्स के से बनी हुई जितनी भी हम खाद्यान्न फसलें हैं, जितना भी हम यूज कर रहे हैं भोजन में, वो सभी हमारी बॉडी में जा रहा है। तो इस समस्या से जो है निजात पाने का एक ही तरीका है, जन जागृति लाई जाए। हमारे जो किसान भाई हैं उनको इससे जागरूक किया जाए और उन्हें मोटिवेट किया जाए, उनको मोटिवेट करके समझाया जाए कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक खेती है और इसके अलावा जितना भी हम जो प्राकृतिक रूप से यदि हम खेती कर सकते हैं तो उससे हम प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकते हैं और हमारी प्रकृति भी जो है बहुत ही शुद्ध रहेगी। पहले कहा करते थे दाल रोटी खाएंगे स्वस्थ रहेंगे, आजकल ना रोटी शुद्ध रही है, ना दाल स्वस्थ रही है, ना दाल शुद्ध रही है। तो इस तरीके से ये जो समस्या है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जो है यही कहना चाहूंगी कि हमारे भारत में जितना भी जो है 70% जो भाग है पूरा हमारा कृषि पे निर्भर करता है। भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है, तो हमें हमारी कृषि को, हमारे जो किसान भाई हैं उनको हमें जागरूक करके और इस संदर्भ में उनको हमें जागरूक करना होगा। और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हरिद्वार जो है इस कार्य को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगी यहाँ पे कि हमें जो है इस विषय पे बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। और ये जो अभियान चलाया जा रहा है जैविक निर्मल योग ग्राम अभियान, इसके माध्यम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो है कृषि के क्षेत्र में पेस्टिसाइड्स के उपयोग को रोका जाए, केमिकल से रोका जाए। अन्यथा ये केमिकल्स हैं, इनके माध्यम से जो हम लोग जो है जितने फ्रूट्स खा रहे हैं जो भी है, हम उसको अच्छे से वॉश तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो केमिकल है, उसमें जो जहर है वो तो उसके अंदर है, वो तो जाएगा बॉडी में और अपना साइड इफेक्ट दिखाएगा। तो इन सभी चीजों से जो है हमें सुरक्षित रहना होगा और हम सभी को जागरूक होकर के इस विषय पे सोचना होगा। और यही है, और इसी विषय में मैं जो है मैं आप सभी इसमें जुड़े हैं और मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि पेस्टिसाइड्स के उपयोग को रोका जाए और ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। यही मैं अपने जो है व्याख्यान में कहना चाहूंगी। और 2 लाइन से मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी, एक देशभक्ति गीत के माध्यम से। हमारी भारत की जो धरा है, भारत की जो भूमि है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसको तो चंदन की उपाधि दी गई है। इतना शुद्ध, इतना पावन धरा है हमारी, और यहाँ पे इतने केमिकल्स और इतना सब यूज करके जो है हम बहुत इस चीज से हमें बचना चाहिए। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। धन्यवाद। ओम। आप सभी को प्रणाम। और ओम। धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपने जो हरित क्रांति के नाम पर किसानों को जो गुमराह किया है विदेशी कंपनियों ने, और हमारे भोले भाले किसानों को इस केमिकल की ओर धकेल दिया है। आज हम सबको जागरूक होना है। इसी विषय को लेकर के दैनिक योगाहर कार्यक्रम का जो आयोजन किया जाता है कि हम योग और उसके साथ जैविक खेती के किसानों से चर्चा करते हैं। हमारे आदरणीय वैज्ञानिक गण, आदरणीय हमारे अनुभवी किसान सभी चर्चा कर रहे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहन जी, आपने आकर के इस दैनिक कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार से सभी हमारे विशेषज्ञ प्रतिदिन आज हम 506वां दिन पूर्ण कर रहे हैं। आने वाले समय में हम एक 525वां योगाहार उत्सव भी मनाते हैं। हमारे आदरणीय
इस आदरणीय पवन सर जी विदेश में हैं, थाईलैंड में हैं, और वहाँ से भी हमारी दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आएँ और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन सर जी। ओम नमस्कार सभी को, सुप्रभात। यहाँ पर तो अपना खाना पीना नाश्ता सब हो गया है, क्योंकि 1.5 घंटा आगे हैं, तो बीच से आज छोड़ के चले गया था। जूली जी, आपका बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत दिनों बाद योग कराया, और आपको देख करके भी बहुत खुशी हो रही है। और इस तरह से कराते रहें। और हम सब लोग जैसे बातचीत कर रहे थे, कई सारी हमारी अब तैयारियां भी हो गई हैं, केवल उसको फाइन ट्यून होना बाकी है। 9 तारीख को सब लोग जो भी हमारे साथी आएंगे, और बहुत सुंदर तरीके से, जो कई साथियों के मन में इच्छा थी कि हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे और बातचीत करेंगे, समझेंगे, और इस योगाहार के माध्यम से जो परिवर्तन आया है हमारे जीवन में, उसके बारे में भी अपने विचार बांटेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आगे हम इस काम को और ज्यादा विस्तार पूर्वक कैसे कर सकते हैं, और आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। आगे हमें इस स्वेच्छा से जो कार्यक्रम चल रहा है, इस स्वैच्छिक कार्यक्रम में और अन्य साथियों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, इस तरह की तमाम चीजों पर चर्चा भी होंगी। और हमारे साथी जो परंपरागत बीजों पर काम करते हैं और जो परंपरागत बीजों के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी अपनी आदान प्रदान करेंगे। साथ ही जो कृषक अपने बीज लाएंगे और एक दूसरे को बांटेंगे, बेचेंगे, या जो भी उसके साथ उस पर चर्चा होंगी, वो भी एक नया तरीके से हम सोच रहे हैं कि इसको किया जाए, क्योंकि इस योगाहार कार्यक्रम में भी कई तरह के बीज बोए जा चुके हैं। वो बीजों का अब आगे विस्तारीकरण होता है। बीज जैसा होगा वैसा ही आगे उसका फल भी मिलेगा। तो हम अच्छा बीज बोए, उसकी हमारी फसल अच्छी रहे। चाहे हमारी कई बार जब पेड़ लगाते हैं तो हम लगाते हैं, लेकिन कई बार फल और उसको दूसरे लोग भी खा लेते हैं। तो इससे हमें चिंता नहीं होनी चाहिए कि बीज हमने लगाया तो हम ही उसका भोगन करेंगे। ये जो बीज है, जो धरती माता के साथ मिलकर के जो सामंजस्य के साथ कहीं पर भी बीज लगे, उसका उपयोग हमारे आने वाली पीढ़ी भी करे। और ये विचारों का जो बीज है, इस पर हम इस योगाहार में हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो सकारात्मक तरीके से काम किया जा सके उसको करें। और मुझे यही कहना है आज सभी से। और बाकी अब हमारा जो सेशन है अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और उसके बारे में फिर जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बताते रहूंगा। आज सभी को नमस्कार, ओम प्रणाम, धन्यवाद। नमस्कार सर। और आपने विदेश में आप व्यस्त रहते हुए भी, और रात में 11 साढ़े 11 बज गए थे आपने जब मीटिंग ली। आप चिंता करते हैं हर कार्यक्रम की, आपको बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम। आपने कहा है कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं, फल कोई भी खाता रहे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम जो कार्यक्रम चल रहे हैं जैविक खेती की ओर, योग प्राणायाम, आसन, व्यायाम, इसका प्रचार प्रसार, लोगों को जागरूक करना, ये हमारी आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा और आज के परिवेश में बहुत जरूरी है। आदरणीय बहन जूली जी ने आज जो योग कराया, और उनका तो आभा इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में बहुत सहयोग है। इन्होंने हमें विदेश के भी हमारी भाई बहनों को दिया है, योग आचार्यों को दिया है, और हमेशा सहयोग करती रहती हैं। तो मैं जूली जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। हमेशा इस योगाहार कार्यक्रम की वो सक्रिय सदस्य हैं। और अब मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे ठाकुरदास जी जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। आप अनम्यूट कर लें और बताएं आप कब सेव फल लेकर के नर्मदापुरम आ रहे हैं कार्यक्रम में कि नहीं आ रहे ठाकुरदास जी? हेलो हेलो जी जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हाँ, मैं आपकी चिंता पर अवगत हूँ। हेलो
आवाज आपकी आ हेलो। रही है, आप बोलते जाएं, आप कंटिन्यूअस करते जाएं, नहीं तो आवाज अगर हम अनम्यूट कर लेंगे तो आपकी आवाज साफ नहीं आएगी, इसलिए आप करते जाएं। हाँ ठीक है जी, जब दिसंबर का महीना आएगा, पतझड़ होगी तो भेजेंगे, क्योंकि ये जो पतझड़ जो होता है, ये पत्ते झड़ने के बाद ही लगाया जाता है, नहीं भेजना नहीं है, सदाबहार की तरह। हाँ हमें भेजना नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम अपना होने वाला है नर्मदापुरम में, उसमें सभी किसानों को आमंत्रित किया गया है। आप हिमाचल प्रदेश से आइए, डीडी शर्मा जी से चर्चा कर लीजिए और अपना सेब फल एक पेटी लाइए। हाँ, जरूर 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 जी जरूर। चलिए, मैं डीडी शर्मा से बात कर लेता हूँ, मगर मेरे पास कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं ले लूंगा दिनेश जी से। मैं दे दूंगा सर आपको। दिनेश जी से बात कर लीजिए और आप आइए नर्मदापुरम में, सभी का आपस में मिलना जुलना होगा और इस सेब जी के बारे में भी चर्चा होगी आपकी। जी 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 जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर, मैं अब काफी दिनों बाद आज जुड़ा, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा व्यस्त था, और मेरे वाइफ थोड़ी सी बीमार थी, मैं उस वजह से भी नहीं जुड़ पाया, और मैं काफी व्यस्त किसान हूँ, मुझे कभी टाइम नहीं लगता है। धन्यवाद सर। हम आपको याद कर रहे थे, हमने डीडी शर्मा जी से बोला था कि हमारे ठाकुरदास जी नहीं दिख रहे हैं। चलिए आप आज आ गए हैं, बहुत सुंदर, और आपका स्वागत है। और हमारे निर्मला जोशी जी, आप अनम्यूट करिए, आपको भी हम कल याद कर रहे थे, आप रोज जुड़ती हैं हमारे देने को हर कार्यक्रम की सदस्य हैं स्थायी। आप अनम्यूट करके और बताएं आप किस कार्यक्रम में आप उपस्थित हो सकती, कहाँ से हैं आप बहन जी? सर जी मैं पूना से हूँ, पुणे से बोल रही हूँ मैं। जी जी, बहुत सुंदर आदरणीय बहन जी, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम नर्मदापुरम में होने जा रहा है, तो हमने सोचा अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए, आप आमंत्रित हैं। शुक्रिया सर आने निमंत्रण देने के लिए, परंतु मैं यहाँ पर वर्किंग हूँ, तो मैं तो ये ज्ञानवर्धक बातें जो हो रही है उससे मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाए, इसीलिए मैं जुड़ी हुई हूँ, और सुबह योगा भी कर लेती हूँ सभी के साथ। बहुत सुंदर, आप ऐसी प्रकार से जुड़ी रहिएगा, ऑनलाइन में जुड़ जाना, आप जुड़ी हैं, रोज जुड़ती हैं जी, और अपने और लोगों को भी जोड़िएगा और सहेलियों को भी जोड़िएगा, क्योंकि ये दैनिक उपहार कार्यक्रम, आज हमारा आहार की जो चर्चा हो रही है, ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सर, जरूर जरूर, मैं वैसे अपने सहेलियों को बोलती हूँ कि मैंने उनको लिंक भी दे रखा है। जी जी, बहुत सुंदर। अब मैं आगे और कौन रह गया है? कृष्ण कुमार जी हो गए, कुलदीप जी हो गए, निर्मला जी, और कोई पवन मिश्रा जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी, आपका स्वागत है। देने के उपहार कार्यक्रम में आप का आना हो रहा है कि नहीं? अनम्यूट करके अपनी बात रखें आदरणीय पवन मिश्रा जी, शायद आप तक मेरी आवाज जी पहुंच रही है। स्वागत है आपका। हाँ, सभी को नमस्ते सर। मैं कल फोन आया था भट्ट सर जी का, और बात हो गई उनसे। उस समय थोड़ा सा सोयाबीन के कटाई का समय रहता अक्टूबर माह में, लेकिन मैं आने का सोच रहा हूँ, और मेरे पास कुछ बीज भी है, देशी बीज है, तो मुझे लगता कि बीज का आदान प्रदान भी होगा। और मैंने पीछे जब कुछ बात कही थी तो एक किताब भी लिखा था अवधान करके, नवधान्य के द्वारा वो प्रकाशित भी हो गया, लेकिन वो मराठी में है किताब, तो मैं कुछ प्रतियां उसकी लेकर आऊंगा। और डॉक्टर वंदना शिवा की उसमें प्रस्तावना भी है। काफी अच्छा किताब लिखा गया, मैं और डॉक्टर नीलेश हेड़ा जो कि पर्यावरण के ऊपर काम करते, तो उनके हम दोनों मिलकर वो किताब लिखे अवधान नाम से। तो मैं सोच रहा कि आना जरूरी है, और आने का मैं 100% प्रयास करने वाला हूँ सर, क्योंकि सबकी मुलाकात होगी, नई बातें सीखने को मिलेगी। और मेरे पास जो देशी बीज है अभी करीबन एक यहाँ विदर्भ में और महाराष्ट्र में जो भी
देशी सब्जियों के, फलों के जो बीज है, तो मैं प्रयास करने वाला हूँ कि वहां आऊँ और कुछ बीजों का आदान प्रदान करूं। तो निश्चित रूप से सर मैं आने का प्रयास करने वाला हूँ। धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी, आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि आपके पास बीजों का बहुत संबंध और संरक्षण किया है आपने, तो आए और किसानों को, क्योंकि बीज खेती का सबसे मुख्य कारण है। अगर बीज जैसा होगा वैसे ही उसका हमारा जनरेशन पौधा होगा। तो आप आए और किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करें। आदरणीय प्रभा बहन जी ऋषिकेश से। ओम जी भैया, धन्यवाद। स्वागत है आपका। आ रही हैं आपकी नहीं? हाँ भैया, माफी चाहूंगी, मैं अभी तो नहीं हो पाएगा मेरा आना। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारा होगा ये। मैं ऑनलाइन जरूर रहूंगी। जी बहन जी, आप रोज रोज रहती हैं ऑनलाइन और इसमें सहयोग भी कर रही हैं। आप योग शिक्षक दे रही हैं, चीफ गेस्ट को देती हैं, आप अपना कार्यक्रम सब है और यही मानकर आप करती हुई आपको, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम। और माँ गंगा जी कल्याण करें और आप इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। जी बहन जी, और कोई जो नया व्यक्ति हो, वैसे लगभग सबसे चर्चा हो गई है और सभी आ रहे हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कुछ अपना सुझाव रखने का कष्ट करें। डॉक्टर किशोर दुबे जी, आवाज आ रही मेरी आप तक? आदरणीय किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हमारा मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, कोई बात नहीं। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, धन्यवाद, प्रणाम। सभी सदन को आदरणीय अभी तक की सदस्यों को कार्रवाई प्रणाम। के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें। जी आदरणीय, जिस तरह से कि लगभग सदन को बातें अवगति हैं कि 9 तारीख को मां नर्मदा की इस पावन स्थली में सभी लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं और इस संबंध में कई मीटिंग्स भी बीच बीच में होती जा रही हैं। जैसे कल शाम को आदरणीय पवन सर जी भी बैंकॉक से जुड़े थे और उसमें ये हुआ कि कौन क्या करने वाला है। तो मुख्य बात यह है कि वहां पे कौन क्या हेल्प कर सकता है, सहायता कर सकता है इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए, ये बातें ये चर्चा में हैं। तो जैसे हम अलग अलग समितियों का निर्माण अब होने जा रहा है, क्योंकि हमने जो छोटी छोटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो दायित्व हैं, उनको रेखांकित किया है कि कौन क्या करने जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में जो हमारा लेटर है वो भी कुछ जो स्थानीय अतिथि हैं उनको भेजा जाना है और उस पे शायद आज दिन में हम चर्चा भी करेंगे एक बार लेटर पे कि क्या इसमें कुछ चेंज या बदलाव होंगे या नहीं होंगे। उसके साथ ही हमारी हरिद्वार टीम बैनर और दूसरी जो स्टेशनरी है उसके साथ तैयार हो रही है और जो हमारी नर्मदा टीम है वो भोजन की व्यवस्था से लेकर विजिट की व्यवस्था से लेकर और कौन लोग कहाँ पे कब जाएंगे और कौन क्या बन, जैसे अब साथ में ही जो बीज में कौन किसान क्या बोलेगा अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कैसे वो सीड एक्सचेंज करेंगे, बीजों का आदान प्रदान करेंगे। और दूसरा सेशन जैसे कि डॉक्टर दुबे सर उसको संचालित करेंगे, वो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और अपना जो लैब है, बायो लैब है। तो उसमें कौन कौन से किसान आने वाले हैं जो कि अपना अनुभव वहाँ पे बताने वाले होंगे और ये सब बातें चल रही हैं। और जो सिलसिलेवार कार्यक्रम चलेगा, सुबह योगाहार में हमारे
स्वामी जी वहाँ पे पहुंचेंगे, आदरणीय परमात्मा देव जी, तो इस पे भी चर्चा की जा रही है। उसके बाद योग होगा, योग प्राणायाम के बाद दूसरा सेशन हमारा जो पूरा खेती किसानी और भोजन पे आधारित रहेगा। तो उसके अलग अलग पहलुओं पे वार्ताएं जारी हैं, और ये जो हमारा लगभग मुझे लगता है इस 25 तक एक कंफर्म हो जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या करने वाला है, किस तरह से सहयोग देने वाला है, और ये कार्यक्रम मिनट टू मिनट समय के अनुसार किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो लगभग 25 के आसपास ये हम बताने में सक्षम होंगे कि हम किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथ में बहुत अच्छी बात कल आदरणीय मुकेश भाई साहब ने बताई है कि माँ नर्मदा की आरती की जाएगी, और नर्मदा की आरती उनका एक वहाँ पे रामायण मंडल है जिसके द्वारा ये आरती की जाएगी, और उसमें माँ नर्मदा का स्तोत्रम भी गाया जाएगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि नर्मदा स्तोत्रम मैं भी साथ में गा सकूं, और सभी लोग भी ये इसमें जी बड़ी ओम ही दिनेश उत्सुकता सर, के साथ। जी सर, जी जी सर। ओम दिनेश सर, 2 मिनट वहाँ झाड़ू भी लगाई जाएगी हाँ, वाह वाह वाह, जी सर, जी नर्मदा के घाट बहुत पे। सुंदर। जी जी, ये, ये दो बहुत मिनट सुंदर, झाड़ू ये स्वच्छता लगवाएंगे कार्यक्रम। जी 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 सर, जी। ये बात भी नोट होगी है कि वहाँ पे हम झाड़ू बहराएंगे, और ये स्वच्छता अभियान आगे बढ़ाएंगे। वास्तव में अपने भोजन से विश्व को मुक्त करना है, और अपने प्रांगण से गंदगी को मुक्त करना है। स्वच्छता अभियान, शरीर, स्वास्थ्य और धरती के लिए। बहुत सुंदर बात कही सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि अगर हम जैसे अपने प्रोग्राम स्थल से, जो मुख्य स्थल है राजसी का, जहाँ पे योग होना है और मुख्य सेशन होना है, वहां से लेकर के हम आदरणीय शरद जी के फार्म तक जाएंगे, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी के फार्म तक जाएंगे। तो बीच में कौन से पड़ाव आएंगे जहाँ पे हम रुक सकेंगे क्षण भर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रुक सकेंगे। कौन सा टेम्पल होगा, और कौन सा ऐसे दूसरा फार्म होगा जो कि जैसे कौन सा कोई बगीचा हो, जो पुराना बगीचा हो, जिसको देख करके हम कुछ सीख सकें। और इस तरह से लगभग हमारी तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। और ये बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये योगाहार माँ नर्मदा के प्रांगण में ये पहला हमारा मिलना होगा ऑफलाइन। तो इस तरह से हाँ, ये 25 तारीख तक कुछ बताने में सक्षम होंगे सर, पूरी तरह से। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आपने सदन को सभी कार्यक्रम से अवगत करा दिया है। ये माँ नर्मदा जी का वो तट है जहाँ हमको आरती करना है। देखिए ये भव्य दृश्य, ये अद्भुत ये छठा माँ नर्मदा जी का ये स्थान है। देखिए यहाँ पे हम सब आरती करेंगे, और ये माँ नर्मदा जी जो है निर्मल धारा से इधर बह रही हैं, और यहाँ का तो अद्भुत ही दृश्य है। चूँकि ये भगवान आज सूर्य नारायण का उदय जब हुआ तब हमने आप सबको दर्शन कराए थे। ये यहाँ हम सब यहाँ आरती करेंगे, और संध्याकालीन माँ नर्मदा जी से प्रार्थना करेंगे किसानों की समृद्धि के लिए, और इस देश की समृद्धि और सबके विकास के लिए, सब सुखी रहें, संपन्न हों, ऐसी प्रार्थना के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे। और आपने कहा है बीच में पड़ाव, तो हम बीच में हमारे जिंद नाम सुना होगा, आप लोग जानते होंगे। जिंद का मंदिर है, वहाँ भी हम 2 मिनट रोकेंगे, क्योंकि ये सब जगह मंदिर नहीं होते हैं जिंद देवता के, तो वहाँ भी अपन उनको भी दिखाएंगे। और इसके बाद आगे जो कार्यक्रम बना है उसके हिसाब से हम सब पूरा मिनट मिनट कार्यक्रम बन रहा है। और 21 तारीख को परम पूज्य स्वामी परमादेव जी हरिद्वार पहुंच जाएंगे, और वहाँ हरिद्वार पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे परम सिद्ध आचार्य जी की और उनकी चर्चा होगी, और उसके बाद 25 तारीख को फाइनल पूरा कार्यक्रम तय हो जाएगा। चलिए अब आगे इस कार्यक्रम में और किसी को अगर कुछ जोड़ना है, सुझाव है, तो सादर आमंत्रित हैं। और मैं आदरणीय
हेलो नीलकंठ जी जी डॉक्टर साहब आ गए हाँ आप, हेलो स्वागत है आप जी। करोल सर। जी जी ओम धन्यवाद प्रणाम। हाँ नीलकंठ जी डॉक्टर साहब को सुन लेते हैं फिर आपको हेलो हाँ, आपने आवाज दिया और हमारा दूध वाला एक ही बार आया ऐसे टाइम हो गया वो। मैं भी दूध ही वाला हूँ। तो दूध वाला तो इसलिए मैं वापिस आने तक दिनेश जी का शुरू हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं जी जी अच्छा, इस अवसर पर काफी सारी तैयारियां जो हो रही है उसके बारे में तो निश्चित रूप से अभी अवगत किया गया है। मेरे 2-3 जो सुझाव है, एक तो सुझाव सभी जो सहभागी 9 तारीख को आने वाले हैं या इसके पहले भी जो आने वाले हैं, भले ही अपना प्रोग्राम 4 बजे तक अपने लिखा है कि 9 से 4 आधा घंटा प्लस माइनस होता ही है। और मेरी व्यक्तिशः गुजारिश ऐसी रहेगी कि जो 7 और 8 को आ रहे हैं वो तो आपस में मिलेंगे, लेकिन ऑफलाइन का जो एक प्रोग्राम आपने रखा है कि सबसे मिलना जुलना, तो नेचुरली 9 तारीख को जो सहभागी आएंगे वो आएंगे तो दिन भर प्रोग्राम में रहेंगे। अब उनसे मिलना जुलना यदि करना है तो, और 9 तारीख को जो आने वाले हैं तो जहां जहां से आने वाले हैं उनको बने तक यह विदित करे कि उनके रिजर्वेशन का समय जो है वापसी का, वो अगर 6 बजे के बाद का ट्रेन का करता है तो अच्छा रहेगा, वरना पहले अगर कर लिया और ये 4 बजे का प्रोग्राम यानी ओवरलैप हो गया तो उनको भी असुविधा हो जाएंगी। दूसरी चीज कि उतने दूर से वो आएंगे और हम लोग भी उनसे मिलना चाहेंगे, तो मिलने के लिए भी जो एक ऑफलाइन का समय चाहिए 1-1.5 घंटे का, वो ग्रेस पीरियड जिसको बोलेंगे, वो उसका ध्यान रखे तो बने तक रिजर्वेशंस जो है वो 6 के बाद में अगर होते हैं तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अपने को जो स्थान है वो स्थान से इटारसी तक जाने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा, ये एक चीज आमतौर पर। दूसरा कि इतने दूर से हम सभी लोग अपन आ रहे हैं तो इंटरैक्शन जो 7 और 8 को होने वाली है वो तो निश्चित रूप से होंगी। साथ ही साथ में जो जैसा बीजों का एक बहुत ही अच्छा प्रावधान रखा गया है कि कम से कम कुछ तो एक्सचेंज हो जाए और वो मल्टीप्लिकेशन हो जाए, अपने अपने एरिया में होता है किस तरह से होगा क्या होगा, तो ये जो एक्सचेंज होगा ये एक्सचेंज का एक रिकॉर्ड रखा गया है। हम रिकॉर्ड एक साइंटिफिक दृष्टि से ये बोल रहे हैं क्योंकि आमतौर पर ये हो जाता है कि बीज जो है, बीज किसी स्थिति में इकोलॉजिकल कंडीशन में जिसको हम बोलते वहीं पे वो अच्छे होते हैं। जैसा कि अब कपास महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब सभी जगह होता है, लेकिन पंजाब की वैरायटी में पंजाब की जो कपास की वैरायटी है महाराष्ट्र में अच्छी फसल देगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, महाराष्ट्र की वैरायटी कर्नाटक में देगी कपास की फसल अच्छी है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए उसका जो अध्ययन होगा, यानी हम सीड्स तो जो है सीड्स तो आपस में एक्सचेंज करेंगे, लेकिन उसका एक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि भाई अब पवन मिश्रा जी ने जो वैरायटीज लाई तो कहाँ वो गई है और वहां पे क्या क्या बाद में जो फसलें आई है वो फसलें कितनी अच्छी है या कमी आई है, ज्यादा आई है, समाधान पूर्वक आई है, इसका जो डेटा कलेक्शन भविष्य में करना है और उसका जो एक साइंटिफिक अध्ययन करना है, तो उससे उनकी लिमिटेशंस है या नहीं है, जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो निष्कर्ष निकालने में एक वैज्ञानिक सहायता मिलेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, भट्ट सर ने तो निश्चित रूप से वो सोचा ही होगा कि उसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए कि कौन सा बीज किस को कौन से स्टेट को या कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है, ताकि वहां की जो इकोलॉजिकल कंडीशंस है वो इकोलॉजिकल कंडीशंस के आधार पे वो बीजों के बारे में भविष्य में अपन कुछ निष्कर्ष पर यदि आना चाहते हैं तो वो एक तथ्य वो एक सहायता होगी। यह एक सुझाव था। साथ ही जो यानी घनामृत बीजामृत जैसा रात में हमारे पवन सर ने बोला था कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की जो बात है, तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में जैसा कि घनामृत बीजामृत आदि या दशपर्णी अर्क ये जो बनाने के आमतौर के तरीके हैं, तो हम यह चाहेंगे कि भले ही ये बहुत विकसित विज्ञान के तरह से हो रहा है, लेकिन जहां जहां संभव है तो बीजामृत, घनामृत, जीवामृत, दशपर्णी ये जो निमार्क, ब्रह्मास्त्र जिसको हम बोलते हैं, तो जिनको जिनको संभव है वो ये जो चीजें है
कि ये किस तरह से आप लोग बनाते हो। ये आपने यानी हैंड रिटन भी अगर लाया साथ में तो भी चलेगा। तो मेरी गुजारिश है सभी जो पार्टिसिपेंट्स है वो यानी जिनको जिनको संभव है, क्योंकि हर एरिया में हमने जो पाया है कि उनके अलग अलग तरीके हैं, उनके अलग अलग कंटेंट्स हैं। तो एक तरह से अगर से सभी कंटेंट्स रेडीमेड मिल जाते हैं तो उसका एनालिसिस करके कुछ कॉमन पॉइंट्स पे हम आ सकते क्या, इसका एक रेडीमेड बात जो है वो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए काम हो जाएगा। यानी हम जो मिल रहे हैं तो मिलने के साथ साथ हमारा खुद का भी और औरों का भी अध्ययन हो और हम किसी कॉन्क्रीट नतीजे पे आए। इसके लिए मेरी गुजारिश है कि ये जो हमने बीजामृत से लेकर जो भी अपन आमतौर पर यूज करते हैं, चाहे न्यूट्रिशन के लिए हो, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हो, या फिर जो भी तौर तरीके हैं, तो वो अगर लिखित में आप लोग लाते हो तो और उसका एक जेराक्स के रूप में या लिखित के रूप में हमको कॉपीज देते हो, तो ये कॉपीज निश्चित रूप से भविष्य की सहायता के लिए हम सब के लिए, हम सब किसानों के लिए और वैज्ञानिकों के लिए उपयोगी होगी। तो ये भी अभी अपना आते समय ही अपने गांव से लिखित में वो लाए, ताकि वहां पे सिर्फ सबमिशन का ही काम करे, और जहां पे आप पंजीकरण करोगे तो पंजीकरण में ही हम एक व्यवस्था कर देंगे कि पंजीकरण करते समय आपने जो भी कागजात दिए है वो वहीं पे सबमिट किए जाए। तो उससे भी एक अध्ययन का अच्छा मौका मिलेगा, ये मेरे मन में आया। तो इस तरह से और भी प्रावधान हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, भविष्य की स्थितियां कैसी हो सकती है, तो इसके बारे में और भी जो जो चीजें हमारे सहयोगियों के मन में आएंगी, उसका शेयरिंग और उसका प्रैक्टिकल और उसके भविष्य की रूपरेखा यह हो, इसके बारे में सोचा जाए। और अंतिम बिंदु, जैसा मैं बार बार मुन्नीलाल जी का नाम लेकर मैं बोलता ही हूँ कि हम तो साथी आपस में मिल रहे हैं, लेकिन हमारा एक मकसद है कि इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करने का, विस्तार करने का। तो विस्तारीकरण के लिए मुन्नीलाल जी, मैं तो निश्चित रूप से चाहूंगा आपसे, मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं कि ये जो नर्मदापुरम का प्रोग्राम है, हमें हमारे योगाहार का और पतंजलि के किसान कार्यक्रम का नेटवर्किंग करने का, विस्तारीकरण करने का बहुत अच्छा मौका है। मैं तो चाहूंगा कि हर स्टेट का कम से कम एक प्रतिनिधि, एक या दो प्रतिनिधि आए। इसके लिए आप थोड़ा जो भी हरिद्वार के हेडक्वार्टर पे या जहाँ पे भी आपको प्रयत्न करना है वो कीजिए कि हर स्टेट से वहां पे एक या दो प्रतिनिधि आने ही चाहिए। साथ ही साथ में जहां जहां आपका अच्छा नेटवर्क है, मध्य प्रदेश में तो निश्चित रूप से है, तो वहां पे हर जिले से कम एक या दो प्रतिनिधि 9 तारीख के प्रोग्राम में आए, क्योंकि यही ऐसे मौके होते हैं कि जिसके माध्यम से जो नेटवर्किंग है संस्थाओं का या संगठनों का, वो करने का अच्छा मौका मिलता है। और साथ ही यह जो भी प्रतिनिधि आएंगे तो प्रोग्राम के बाद में उनके आधा घंटा 1 घंटा किस तरह से ये जो किसान संगठनों से आए हुए प्रतिनिधि है, इनके साथ में कैसी चर्चा आयोजित करना, इसकी भी आप थोड़ा सा आधे घंटे का कम से कम 4 साढ़े 4 जैसा भी आप चाहते हो प्रोग्राम के बाद में, उनका भी यदि आप व्यवस्था करते हो तो यही एक मिसाल रहेगी कि जिसके आधार पे हमारा संगठन का काम बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने जो अपना सुझाव दिया है, ये सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संगठन है, अपना संगठन के साथ अगर हमारे इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का विस्तार होगा तो निश्चित पूरे देश में फैल जाएगा, क्योंकि संगठन के जो भाई बहन हैं वो अपने निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं और वो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय दिनेश जी हर बिंदु को नोट कर रहे हैं, उन्होंने नोट कर लिया है। तो जैसे ही हमारे परम पूज्य स्वामी परमात्म देव जी जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं संगठन के, वो 21 तारीख को हरिद्वार पहुंचेंगे। 22 तारीख को परम पूज्य सिद्धे आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी परमात्म देव जी की बैठक होगी और वहाँ निर्णय लिया जाएगा। और परम सिद्धे आचार्य जी तक ये बात जो है आदरणीय हमारे पवन सर जी मैसेज दे देंगे, तो उनके द्वारा ऐसा निर्देश हो जाएगा कि सभी राज्यों के राज्य प्रभारियों को
और इसमें इस कार्यक्रम में जरूर सहभागी बनाया जाए। अगर राज्य प्रभारी नहीं आ सकते तो वहाँ के कुछ जिला प्रभारी आ जाएं। ऐसा व्यवस्था अगर होती है तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा प्रयास भी रहेगा। परम सिद्धि आचार्य जी ने तो हमेशा कहा है कि तो ये 21-22 तारीख को हम प्रयास करेंगे। वैसे मध्य प्रदेश के तो सभी राज्य प्रभारी आ ही रहे हैं, जिला प्रभारियों को भी आमंत्रित किया है कि सभी आ जाएं। तो ऐसा जो आपने सुझाव दिया है बहुत अच्छा है और इस पर प्रयास भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक हमारे संगठन के भाई बहन इसमें शामिल हो। कल हम लोगों ने मीटिंग भी की थी, कल लगभग 4-5 घंटे मीटिंगें हुई। हमने पहले मीटिंग की अपने संगठन के साथ, पहले परम पूज्य स्वामी जी के साथ बात हुई, फिर मीटिंग हुई हम लोगों की 5 संघ राज्य प्रभारी जो मध्य प्रदेश के हैं सभी के आपस में हम लोगों की बात हुई, मीटिंग हुई, कैसे करना है क्या करना है। उन्होंने सबने कहा कि आपको जहां बताइए जो सहयोग करना है, और वो सभी जिला प्रभारियों को फोन लगाएंगे। तो ये जिला प्रभारी मध्य प्रदेश के सभी आएंगे और राज्य प्रभारी आएंगे और बाकी अन्य राज्यों के राज्य प्रभारियों को भी अपन बुलाएंगे, परंतु वो 8 तारीख को ही आएंगे कि 8 तारीख को शाम तक वो आ जाते हैं, क्योंकि सुबह 9 तारीख को जो है कार्यक्रम है और जिनकी ट्रेन सुबह 9 तारीख को होगी वो 9 तारीख को आ जाएंगे। तो अभी संवाद होगा 22 के बाद, जब परम सिद्धि आचार्य जी और परम पूज्य स्वामी जी की चर्चा हो जाएगी, तब इसका अपन फाइनल कर लेंगे। अन्य राज्यों के राज्य प्रभारियों का जो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं अपने दैनिक उघाड़ कार्यक्रम में वो तो आएंगे ही, बाकी अन्य राज्य प्रभारी गण अगर जो आ सकते हैं उनके लिए भी यह बात रखी जाएगी। और आगे मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और कल की घटना के उसके बारे में भी सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। कल बहुत ही मन को, आत्मा को प्रसन्न करने वाली, मन को छूने वाली घटना हुई। हम सब लोग आदरणीय डीआईजी साहब के पास इस संबंध में चर्चा कर रहे थे। वहीं से हमारे साथ आदरणीय रघुवंशी जी और हमारे कुईगवाड़ी के किसान आदरणीय राजपूत जी और हम सब वहां से निकले, बातचीत की। उन्होंने आग्रह किया कि भाई हमारे जो जैविक हम कर रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिए। वो हमारे नर्मदापुरम से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और उन्होंने कहा हम आपको ले चल रहे हैं और छोड़ भी देंगे। लगभग 1:30 बजे का समय था। हम लोग वहां से निकले तो तय हुआ कि भोजन करके चलेंगे। भोजन करने हम पहुंचे होटल में, उनसे कहा भैया जितने जल्दी हो उतने जल्दी कर दो। उन्होंने हमको भोजन परोसा, 2 रोटी रख दी और फिर जो है बहुत देर लगा दी, फिर 2 रोटी रख दी, फिर देर लगा दी। इसी बीच कुछ ज्यादा कहा सुनी हो गई और पैसे देने के बाद भी हम लोग जो है भूखे ही वहां से निकल दिए। ज्यादा अब वहां जो घटना घटी तो हम मतलब काफी गर्मा गर्म हो रही थी। तो हमारे आदरणीय रघुवंशी जी ने कहा कि भैया ये ईश्वर की कृपा मानो कि नर्मदा मैया चाह रही है कि आप कम खाकर ही यहाँ से चलो। तो ये मेरे को बहुत ही आत्मा को छू गई। हम योग करते हैं परंतु जो ईश्वर प्राणिधान बात है उसको हम मानते नहीं है। तो बहुत बार हमने इस पे चर्चा की कि रघुवंशी जी आपका जो प्रकृति प्रेम है, हम योगियों से कहीं ज्यादा आप जो है ईश्वर प्राणिधान हो गए हैं, यही बात थी। तो बहुत अच्छा लगा उनका व्यवहार हमें। मैं उनको बार बार धन्यवाद भी देता हूं और उनके इस विचार को नमन भी करता हूं कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी जो है अपने आप को ईश्वर प्राणिधान मान के, नर्मदा माँ के प्राणिधान मान करके और उस घटना को वहीं भुला दिया और हम सहर्ष जो है वहां चले गए। वहां हमने मां नर्मदा को नाव के द्वारा कार सहित पार किया। त्रिवेणी है, वहां गंजाल है, गोमती है, वहां दत्तात्रेय का मंदिर भी है। बहुत अद्भुत सीन। और 3 जिले मिलते हैं, होशंगाबाद मिलते हैं, सीहोर मिलता है और हरदा। ऐसे 3 जिलों की सीमा वहां मिलती है। तो बहुत अच्छी त्रिवेणी है। हम वहां जाकर के हमने उनके खेत को देखा। बहुत जबरदस्त, मतलब
लोग कहते हैं नर्सरी हम लोग रोड के किनारे लगाएं। नर्सरी कहाँ लगाएं भाई? रोड के किनारे हो तो नर्सरी लगा। वो लगभग मेन रोड से 35 किलोमीटर अंदर उन्होंने नर्सरी बनाई है और उनका आकलन है कि वो 1 एकड़ में लगभग 8 लाख रुपए प्राप्त करते हैं। ये उनका आकलन है। और वो उनने और एक विशेष चीज बताई, उनने जो आंवले का जो बगीचा लगाया वो अभी तो फल नहीं रहा, पर जब वो फल रहा था तो उन्होंने कहा कि हम इससे 21 तरह के चीजें रेडीमेड उत्पाद बनाते और उनको बेचते थे और वो बड़े गुणवत्ता युक्त होते थे, बहुत ज्यादा। और उनको देखने के लिए श्री श्री रविशंकर जी के लोग भी उनसे मिलने के लिए आए और उन्होंने, परंतु इस बात से उनका नहीं बना कि वो इनका नाम लिखना नहीं चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना उत्पाद हम स्वयं बेचेंगे। इसी तरह से उनके चीकू है जो लगभग 19 साल के हो गए हैं वो वृक्ष, परंतु वो चीकू जो है वो एक चीकू से उन्हें लगभग 10 से 11 हजार रुपए एक वृक्ष से प्राप्त हो रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमने तो ऐसा भी चीकू देखा है जो लगभग 400 साल तक चलता है। तो एक बार लगाने के बाद, और वहां एक और अद्भुत चीज हमने देखी, बहुत बड़े बड़े केंचुए देखे। मतलब उनकी जो बीट है वो लगभग हम मान लें 50 ग्राम के आसपास वो करते हैं। बिल्कुल ऐसे और जैसे उनको देखो, जहां भी हम पैर रखेंगे ऐसा लगेगा जैसे हम गद्दे पे चल रहे हैं उनकी जमीन में, इतनी नरम। और सारे आसपास के जितना भी कचरा होता है वो ला करके अपने उन बगीचे में डाल देते हैं। केंचुआ उनको खाद बना देते हैं, कोई बाहर से चीज नहीं डालते। फिर हम लोग जो है वहां मिल करके उनको आमंत्रण दे करके और उन्हें हमने अपने कार्यक्रम में भी बुलाया। इस तरह से कल का हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। और रघुवंशी जी ने जो कहा उसके लिए तो मेरी आत्मा गदगद हो गई कि बहुत सारे लोग हम योग भी करते हैं परंतु उस सिद्धांत को भूल जाते हैं जिसमें कि ईश्वर प्राणिधान होता है। जी ओम। जी आदरणीय मेहरा जी, आपने एक बात और है जो हम किसान भाइयों का अपन ने बेड और वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो वर्मी बेड का उपयोग वहाँ हमने नहीं देखा। एक नई चीज़ उसके बारे में बताने का कष्ट करें। और बिल्कुल जो है वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाया गया, वहाँ कहीं आपने कहीं खाद बनाने के गड्ढे या वर्मी बेड वगैरह कहीं नहीं देखे पूरे प्रांगण में? जी ओम। वो जो है अपने, चूंकि उनके केंचुए बहुत बड़े बड़े केंचुए हैं जो कि हम जैसे जो अपने बर्मी बेड में पालते हैं वो केंचुआ नहीं है, शायद वो देसी केंचुआ है। और शायद वो जो हमने सुना है कि 10 से 12 फुट नीचे तक जमीन में केंचुआ होते हैं, तो वो शायद वो केंचुआ है। काफी बड़े लंबे मोटे केंचुए हैं। इस संबंध में यदि रघुवंशी जी होंगे तो वो केंचुआ के बहुत अच्छे जानकार, वो बताएंगे। परंतु वो केवल कचरा फेंक देते, अपने खेत में केवल कचरा फेंक देते हैं। केंचुआ उनको खा करके अपना बीट करके उसको कंपोस्ट में बदल देता। वो किसी तरह की कोई वो उसमें नहीं है। एक बात और बताई कि जो गर्मी में जब तापक्रम बढ़ता है तो उन्होंने बताया कि हमारे जो बगीचे का तापक्रम है 4 कम रहता है, 4 डिग्री कम रहता है। मान लो बाहर 44 है तो वो 40 रहेगा। तो इस तरह से वृक्ष जो है हमारे तापक्रम को भी नियंत्रित करता है। तो इस तरह से हमारी कल की यात्रा बहुत अच्छी रही और हम लोगों ने उनको आमंत्रण किया है, वो हमारे मुख्य अतिथि बनेंगे। जी ओम। जी धन्यवाद जी आदरणीय मेहरा जी। ये कल का जो है बहुत अद्भुत हम लोगों ने पूरा नज़ारा देखा है कि किसान कहीं भी अंदर जंगलों में भी अपना अगर खेती अच्छी करती है। उनके 82 IASों से कांटेक्ट उनका है, जो जिनसे बात होती है वो वहाँ हो चुके हैं उनके कृषि फार्म पर, शंकर सिंह राजपूत जी के। तो ये बड़ी बात है। जो भी IAS आया है उनके कृषि फार्म पर गया है, विजिट किया है और उन्होंने प्रशंसा की है। जी आदरणीय और किसी का कोई सुझाव हो सदन में तो
सादर आमंत्रित हैं, अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी सुझाव हो, कोई बात हो इसी कार्यक्रम को लेकर। या आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आपकी क्या तैयारी है, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। और जी ओम। और क्या आप किसी अन्य किसानों से अगर संपर्क करवाते हैं तो वो भी कोई रूपरेखा आपने बनाई हो कि हमें किन से मिलना चाहिए, किनको आमंत्रण करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सहयोग के लिए भी अपन चर्चा करते हैं। तो आज आप बताएं कि कब टाइम है और कब हम लोग आ जाएं। जो मेहरा जी को सब जानकारी है, जो मेरे संपर्क में जो किसान है और हम जो लोग बीच में काम कर रहे हैं, तो उन्हीं की जानकारी और मेरी जानकारी एक ही है किसानों के लिए। और बहुत बढ़िया। मैंने कल भट्ट जी का फोन आया था, विनोद भट्ट जी का, देहरादून से। तो वो देसी बीज पे चर्चा करने के लिए कोई किसान को मांग रहे थे और कोई एक दो किसान घट रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव था शंकर सिंह भैया को रखें, कोई गाड़ी वाले को, तो उनको बहुत अच्छी जानकारी है देसी बीज को लेकर भी, तो उनका नाम भी शामिल कर सकते हैं अपन देसी बीज की चर्चा को लेकर। अपन जो है ये राजेश यादव की बात बताई आपने उन्हें, ग्राम सेवा समिति के। राजेश यादव कौन? अरे अपने वहीं का राकेश है, नहीं राकेश जो ग्राम सेवा समिति में काम कर रहा। अब वो भट्ट जी से जुड़े ही रहे ना वो तो। राकेश यादव कौन है? अरे राजेश यादव नहीं, राजेश यार, राजेश यादव। हाँ रोहना का। हाँ, जो ग्राम सेवा समिति में नहीं है, नाम हाँ राजेश सामले। हाँ सॉरी यार, सामले, वही तो मैं भूल गया। राजेश सामले हो सकते हैं, वो उनको भी है अच्छी बढ़िया जानकारी, वो भी किसानों के काम कर रहे हैं। उन्होंने काम भी किया ना सामले ने। जी जी बिल्कुल। वो हो सकते, और एक अपने कामता प्रसाद हो सकते हैं। हाँ चंदपुरा वाले। हाँ चंदपुरा वाले है ना, ये लोग तो काम कर ही रहे ना। इनने भट्ट जी के साथ काम भी किया है। हाँ किया है। और क्योंकि नवधान का जो काम अपने ग्राम सेवा समिति के द्वारा हुआ है, तो उसमें सारे लोग को अपन और इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। जी ओम। जी बिल्कुल। राजेश जी का संपर्क है किसानों से, तो ये अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह जी। आदरणीय दिनेश जी ने बताया कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर और दे दें, तो जी चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। जी कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा सर। ठीक मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। आदरणीय शरद वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना बात रखें, क्या तैयारी चल रही है और आज क्या काम करने वाले हैं। जी सदन को ओम। आज की जो चर्चा थी वो नर्मदापुरम के ऊपर चल रही थी, और हमारे जो नर्मदापुरम के हमारे पतंजलि के मार्गदर्शक मेहरा साहब, मुनीलाल सर जी, सभी हमारे मुकेश भैया आज सब नर्मदा के दर्शन लेके सीधा लाभ ले रहे हैं। और हमारा ग्रुप भी 8 तारीख को नर्मदा जी का आशीर्वाद लेंगे। हमारी तैयारी धीरे धीरे क्रम से बढ़ रही है, कैसे कैसे प्रोग्राम को अच्छा बनाया जाए, कहाँ पे क्या कमी है। कल भी शाम को भी पवन सर ने हमारी क्लास ली थी, उनके मार्गदर्शन में से बहुत सारे निर्णय हुए थे। जो दिनेश सर जी हमारे जो हैं, वो हमारे सारी चीजों को कैसे क्या करना है, उनके मार्गदर्शन में वो बता रहे हैं कि कहाँ क्या चीजें हैं, सारी नोट कर रहे हैं। आज हमारा जो रहेगा कि कैसे गाड़ी का साधन जो करना है, कि यहाँ से कैसे हम लोग सबसे पहले जो है योग करके कीरतपुर डेयरी जाने का है, उसके बाद मेरे फॉर्म पे आने का है, फिर मेरे फॉर्म से हम अपन लोग मेहरा साहब के फॉर्म पे जाएंगे, वहां पे रघुवंशी भैया का ज्ञान लेकर फिर वापस नर्मदा जी के घाट पे आएंगे, तो वहां आपको नर्मदा जी के दर्शन होंगे। फिर उसके बाद अपनी तैयारी करने के लिए
सभी लोग अपने अपने यहाँ पे आ जाएंगे होटल में, फिर सभी लोग तैयारी करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी छोटा मोटा शाम को रहेगा, तो जो अपन लोग करेंगे। और उसके बाद फिर 9 तारीख की सभी मिलके तैयारी करेंगे। बस अपनी अपनी सूची जितनी जल्दी हो सके दिनेश सर जी को दे दीजिए, तो हमें पता चल जाए कि कितनी बारात आने वाली है, तो हम लोग फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी, आप बिल्कुल तैयार हैं। और आज जो जिन विषय पे अपन को चर्चा करना है, अभी अपन बस इस कार्यक्रम के बाद उसमें लग जाते हैं। और आप जो है और हमारे कोई आपका सदन में किसी भाई का, बहन का कोई बात रखना चाहते हैं तो रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी जुड़े हुए हैं, उनका भी सुझाव चाहेंगे। कोई सुझाव हो? सभी को ओम। और सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ महानुभाव जुड़े हैं सबका हृदय से अभिनंदन। तैयारी चल रहा है दिन, और जैसा कि वर्मा जी का कहना है कि बारात की तैयारी चल रही है, मेरा भी मानना है कि जब कहीं भी बारात जाता है तो फिर वहाँ कोई दिक्कतें नहीं होता है। जब बारात शब्द आ गया तो चाहे 1000 लोग आवे, फिर सब फिट हो जाता है कहीं। और आदरणीय दुबे सर और जितने भी मेहरा जी, सबका जो सुझाव आया है, जो सुझाव दिन प्रतिदिन आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। बस यही करना है कि ये मानकर चलना है कि जहाँ पे भी कार्यक्रम होता है तो अगल बगल के लोग उससे निश्चित रूप से लाभान्वित हों, और पूरा देश के लोग तो लाभान्वित होंगे ही और होते ही हैं। लेकिन जो अगल बगल की लोग पैदल जा सकते, उसमें जुड़े। और खास तौर लोग केमिकल खेती, मुनीलाल जी आवाज साफ जा रहा है? नहीं, आवाज कट रही है आपकी सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी जी, धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपकी आवाज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, आपने अपना सुझाव दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अरे डीडी शर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार जी। आज ये परिचर्चा चल रही है, मुझे ये जानना था कि पूरा शेड्यूल क्या है इसके कार्यक्रम का, तो वो अगर इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डला है तो वो दोबारा से फॉरवर्ड कर दें। सेकेंडली, मेरा एक सुझाव है, जो भी हम लोग वहाँ आएंगे, जो लोग आएंगे, उनका एक आईडी कार्ड पतंजलि की तरफ से, आपके मध्य प्रदेश की जो शाखा है उनकी तरफ से जब पहुंचे तो उनको वो कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड जो इसमें भरा जाएगा सारे नाम नूम, उसका भी एक बनाया जाए, इसका एक फॉर्मेट, और जिससे कि एक दूसरे के परिचय देने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अभी तो हम ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं, सबके बारे में किसी को फेस टू फेस जब मिलेंगे तभी उसका जो है एक दूसरे का ज्ञान होगा, एक दूसरे की जो आइडेंटिटी है वो मिलेगी। तो मेरा यही सुझाव है कि एक शेड्यूल दिया जाए, और दूसरा जो है आई कार्ड का एक फॉर्मेट तैयार किया जाए, जिससे कि जैसे ही हम पहुंचेंगे, कोई भी लोग पहुंचेंगे अतिथि बाहर से, तो उनको वो कार्ड जो है अपने गले में लगाएं। तो बाकी आप जो दिन रात इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, हम तो बहुत दूर है आपसे, हम तो एक मेहमान के तौर पे ही वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो आज के, और साथ में जो आपका बीज का जो आदान प्रदान है, ये लोग भी दूर से लाना एक बहुत मुश्किल काम है, जितना वो ला सके वो। और ऐसा बीज, जो बीज इत्यादि दूसरे भी जो पदार्थ है, जो भी जैविक खेती के हैं, प्राकृतिक खेती के हैं,
वो दूर से लाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के आसपास के जो भी किसान है और दूसरे जो संस्थाएं हैं तो वो इसमें ला सकते हैं। बाकी तो हमारा ये मेरा यही आज का अपना वक्तव्य है और सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। आपने जो आईडी कार्ड बनाने की बात कही है वो आदरणीय जी ने नोट कर ली है, ताकि इस पर भी हम सब चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। यही तो है, चर्चा करने से ही सुझाव आते हैं। तो आदरणीय वो नीलकंठ सावले जी कहाँ गए? प्रणाम भाई जी। छुप रहे थे क्या? ओम छुप रहे प्रणाम थे? जी। नहीं 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 नहीं, सभी अभी डीडी शर्मा जी बोल रहे थे हम बहुत दूर है, लेकिन ये योगाहार ऐसा बन गया है कि सभी दिल के पास आ गए। कोई दूर नहीं है, कोई दूरी नहीं है। तो सब सब एक मन में सभी का विचार जो है एक बन गया है। जब एक बनता है तो उसका कुछ परिणाम अलग निकलता है। अभी जैसा कि आपने आई कार्ड का ये सुझाव दिया है और आज के हमारे जो योगाहार इसमें योग कक्षाली योगाहार के कार्यक्रम में तो हमारे बहन जूली बहन जी ने और मुख्य अतिथि जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। इसमें हमारे कल मुलाकात हुई फोन पर हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी से, तो जो दुबे सर का प्रश्न था तो उसका भी एक थोड़ा सुझाव हो सकता है। वो सुझाव हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने दिया है कि जो 9 तारीख को आना चाहते हैं और आएंगे उनका माँ नर्मदे का दर्शन हो जाए। माँ नर्मदा का जो भी दर्शन करना चाहते हैं तो 9 तारीख सवेरे जल्दी पहुंचना है, तो दर्शन सवेरे होकर वहाँ स्नान करके 10 बजे तक अपना कार्यक्रम के स्थल पर पहुंच सकते हैं। और दूसरा सुझाव रहा है दुबे सर का कि उन्होंने जब 5 बजे अपना कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा वहां से, तो उन्होंने जो भी अपनी गाड़ी हो या ट्रेन हो जैसी भी अपनी व्यवस्था हो वो रात के 10 बजे से पहले नहीं करना है, ताकि हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने कहा है कि होशंगाबाद वहां से जो इटारसी से 20 किलोमीटर है और वहां की जो आरती होती है माँ नर्मदे की वो है 7 बजे की शाम के, तो आरती भी हो जाती है, माँ नर्मदा का दर्शन भी हो जाता है और अपना कार्यक्रम भी हो जाता है। इससे लंबा आता है कोई भी टाइम निकाल के या अपना कुछ ये करके तो माता जी का दर्शन भी होना चाहिए। तो ये सुझाव हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने बहुत अच्छा दिया है। तो सवेरे का भी कर सकते हैं और शाम में कार्यक्रम होने के बाद भी कर सकते हैं। उसमें और भी हर दिन कुछ ना कुछ जुड़ा रहे हैं और सबके मन में ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय शरद भाई जी तो बोलते हैं कि आप ये बारात भी कितने आ रहे लेकिन ये सब ऐसा एक तीर्थ यात्रा, जैविक खेती तीर्थ यात्रा हो रहा है ना, तो इससे बहुत ये जो योगाहार की गंगा हरिद्वार से निकली और मध्य प्रदेश से और किन किन राज्यों से अपना ज्ञान बांट रही है, ये तो 19 राज्यों तक तो गया ही है पतंजलि की तरफ से, विदेश में भी गया है। हमारे आदरणीय पवन सर जी कल भी इससे बिजी कार्यक्रम होकर भी थाईलैंड से कल 7 बजे से रात देर तक अपने सभी कार्यकर्ताओं से, पूरी टीम से या योगाहार के टीम से पूरे जुड़े रहे और उनका व्यस्त समय भी निकाल कर भी वो विदेश से भी अपना टाइमिंग वो मैच नहीं होता तभी भी उन्होंने सब मार्गदर्शन और सब कर दिया। इसमें हमारे आदरणीय दिनेश सर, भट्ट सर और दुबे सर, सभी योगाहार टीम, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च टीम, सभी का बहुत सहभाग है और सभी का तो हम ये करते हैं कि मुन्नीलाल भाई जी तो कब से लगे इसमें कि उनको तो पीछे देखने का टाइम भी नहीं मिलता है और छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा बोला है रात में उन्होंने कि हमको पकड़ के रखना है। तो हम इतना ही एक सुझाव करते हैं कि सवेरे जल्दी पहुंचो और शाम का रिजर्वेशन हो या गाड़ी हो वो नर्मदा माँ का दर्शन लेके भी होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। ओम प्रणाम। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने नीलकंठ जी सदन को पुनः दी है कि जिन भाई बहनों को मन में आता है कि हम माँ नर्मदा जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे वो सुबह 6 बजे 5 बजे
होशंगाबाद आ सकते हैं। वो अपनी ट्रेन में पहले एक बार सर्च कर लें कि इटारसी के अलावा होशंगाबाद भी वो ट्रेन रुकती है या नहीं, क्योंकि कुछ ट्रेनें होशंगाबाद नहीं रुकती हैं और इटारसी सभी जाती हैं। तो अगर वो ट्रेन अगर इटारसी होशंगाबाद आपकी जा रही है, नर्मदापुरम जा रही है, तो आप डायरेक्ट सुबह 6 बजे नर्मदापुरम उतर सकते हैं। माँ नर्मदा जी में स्नान ध्यान योग करके, जैसा हम सब कर रहे हैं अभी, ऐसा करके और फिर आप इटारसी 20 किलोमीटर आ सकते हैं, एक काम। दूसरा, अगर वो ट्रेन इटारसी नर्मदापुरम नहीं रुकती है, इटारसी रुकती है, तो अगर इटारसी आप 5 बजे 5:30 6 बजे अगर उतरते हैं तो आप सीधे होशंगाबाद जा सकते हैं। वहाँ से ट्रेन चेंज कर सकते हैं या बस के माध्यम से जा सकते हैं और नर्मदापुरम में स्नान ध्यान करके और 10 बजे अपने कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शाम जो व्यक्ति 8-9 बजे आ रहे हैं इटारसी 9 तारीख को, वो शाम को 5 बजे कार्यक्रम के बाद 6 बजे फ्री होने के बाद या 7 बजे वहाँ होशंगाबाद पहुँच सकते हैं और वहाँ उस आरती में शामिल हो सकते हैं माँ नर्मदा जी की। और वो होशंगाबाद से ही पहले चेक करें कि हमारे लिए ट्रेन है कि नहीं, तो होशंगाबाद से ही रेलवे स्टेशन से वो अपनी यात्रा वापस कर सकते हैं। अगर होशंगाबाद से उनकी ट्रेन नहीं है तो फिर वो इटारसी से अपना 8 बजे के बाद रिजर्वेशन करा ले, 10 बजे तक 11 बजे तक जितना भी, तो वो पहुंच सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को माँ नर्मदा जी का दर्शन हो जाएगा और पूजा हो जाएगी और अपना सेमिनार हो जाएगा। ऐसा इसलिए कोई वंचित नहीं रहेगा, इसलिए मेरे मन में आए थे, जो आज लीलकंठ सावले जी ने उसको रिपीट किया है और सदन को अवगत कराया है, तो अपन ये चर्चा कर सकते हैं। सभी को साधुवाद। इस बारे में भी अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। और या अगर और हमारे आदरणीय कुलदीप उनियाल जी जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी अपना सुझाव दें। जी, ओम सबको मेरा प्रणाम। कार्यक्रम में लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें स्पष्टता बनती जा रही है। फिर भी मेरा ये मानना है कि हमारा जो 2 दिन का कार्यक्रम है वो पॉइंट टू पॉइंट अगर बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल स्पष्टता हो जाए और जो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनको भी ये मिल जाए कार्यक्रम कि भाई आपका कितने पल पल का कार्यक्रम हमारा क्या है, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक का, और अगले दिन का जो हमारा कार्यक्रम है पॉइंट टू पॉइंट जो है, अगर इसमें हम इसको अगर चेकआउट कर लेते हैं, पूरा बारीकी से देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है, तो जो आने वाला है उसके दिमाग में बहुत क्लियर रहता है कि क्या क्या चीज़ें किन किन उसमें हम जो शामिल हो रहे हैं, किन किन बिंदुओं पे जो है हमारी चर्चा होगी और कौन कौन सी इवेंट होने जा रहे हैं। तो उसमें बहुत एक स्पष्टता ये हो जानी आवश्यक है। और एक दूसरा जो मैं कह रहा था कि इसमें जो आपने भी उठाई थी, आदरणीय मुन्नीलाल जी ने भी जो बात उठाई थी कि जो हम लोग आ रहे हैं तो हमारी मतलब एक जैसे गणवेश जो हम कहते हैं कि हमारी ड्रेस जो है मतलब उसमें जो है अगर एक हमारी पतंजलि की योगाहार का जो हमारा एक टी शर्ट जो है सबकी अगर एक जैसी लगे तो सब उसमें एक समानता एक रूपता लगेगी, कोई छोटा बड़ा नहीं लगेगा। तो उसमें उससे भी जो है एक काफी एक मैसेज जाएगा और एक वो बनेगा हमारा कि आपस में जो है एक समागम जो हमारा होगा उसमें काफी ये महत्वपूर्ण होता है कि हम एक ड्रेस में रहें, तो वो बहुत यूनिक चीज इसमें होगी। अगर इसको हम कर देते हैं तो जो है जैसे आप कहते हैं कि बहुत जो उसकी टी शर्ट आती है काफी सस्ती आती है, तो उसको हम वहन भी कर सकते हैं उस कॉस्ट को, कोई दिक्कत नहीं है कि हर एक कोई वहन करने की स्थिति में होगा। तो ये भी मेरा एक सुझाव था कि अगर इसको भी हम केंद्रित कर देते हैं, इसको भी ध्यान में रखते हैं और इस पर भी हम अगर एक्शन लेते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये 2-3 बातें जो है मेरे दिमाग में थी कि जो उनको जो है हमें ध्यान रखना है। और जो लोग आने वाले हैं उनका पूरा उनको रूट मैप पता हो कि अगर कोई आ रहा है, अगर कोई उसको पता हो कि कहाँ पे पहुंचना है, हमारा जो आयोजन स्थल है, तो उसका एक मैप भी अगर हम रूट मैप बता दें कि भाई यहाँ पे हम जाना है, इसको भी हम थोड़ा सा अगर शामिल कर लें तो ये भी महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा ये हमें कहते हैं कि जो हम कमिटीज जो बना रहे हैं उन कमिटीज में हमारे स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो सारी व्यवस्थाएं होनी है वो स्थानीय स्तर पे हैं। कुछ हमारी जो इवेंट आधारित जो वो होंगी कार्यक्रम होंगे तो उसमें हमारे जो और टीम हमारी जो बाहर की टीम है वो भी इसमें जो है मदद कर सकती है। लेकिन जो कमेटी बनेगी उसमें इस तरह से कंपोजिशन उसका हो कि उसमें एक आदमी
जो मेन जो आदमी हो वो हमारा जो स्थानीय स्तर का हो, जिसके पास जो नीचे स्तर पे जो है, जो आगे जाके जो लोगों से इंटरेक्ट करेगा, और जो एक हमारी जो टीम का जो हमारी जो मेंबर हो उसमें जो आउटर जो हमारी पतंजलि PORI की टीम है उसका भी एक मेंबर उसमें जरूर हो, ताकि कोऑर्डिनेशन करने में आसानी हो। अगर ये है कि उससे जो है आपस में तालमेल बना रहेगा। अगर हमें पूछना है कि भाई अब कितने बजे जाना है, क्या तय मतलब वहाँ पे जो है कितने बजे पहुंचना है, क्या स्थिति वहाँ की है, तो वो एक स्थानीय स्तर का आदमी वो उस तरह मतलब उसकी जानकारी ले सकता है, और एक जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है उसके पास भी जो है वो स्थानीय स्तर के आदमी साथी के साथ जो है हमारा कोऑर्डिनेशन से जो है वो हम पता कर सकते हैं। तो एक कंपोजिशन में एक दो तीन लोग जरूर हों उसमें, एक स्थानीय व्यक्ति हो, एक जो है सेंट्रल टीम का आदमी हो, और एक कोई और भी हम रख सकते हैं जो उसमें शामिल हो सकते हैं। जो अगर दो मुझसे तो 2 लोग पर्याप्त होते हैं कि 2 लोग से ही हम जो है आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। और एक केंद्र बिंदु तो इसमें है ही आपकी, मतलब एक जगह पे श्री आदरणीय मुनीलाल जी तो हैं कि जिसमें हम केंद्र जो जिनके पास जानकारी रहेगी पूरी, लेकिन जो है उसमें कुछ और भी जो है जहाँ जहाँ पे अगर हम किन किन व्यवस्थाओं के लिए कहाँ कहाँ पे हमें संपर्क करना है उसके भी अगर फोन नंबर अगर हम फ्लोट कर दें तो वो भी जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यही बात मैं जोड़ना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप उनियाल जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। देखिए, बात जब निकलती है तो कहीं ना कहीं सबके मन में कोई ना कोई सुझाव आते होंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अनम्यूट करके अपना सुझाव रखें, चाहे मन में कोई अच्छे विचार आते हैं। आपने जो टी शर्ट की बात कही है, इससे अपने एक देने के हुआ कार्यक्रम की भव्यता आ जाएगी, और उसकी लागत मात्र 100 रुपये है। एक टी शर्ट की लागत 100 रुपये आती है। अगर हम जब सुबह हमारे देने के युवा कार्यक्रम में जो स्थायी सदस्य हैं, कम से कम जब योग करेंगे सुबह, तो उसमें हम टी शर्ट अगर पहनते कर योग करते हैं तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और रही बात है उसकी, तो आप सब लोग 100 रुपये दे करके अगर सहमति हो जाएगी तो उसको अपन बनवा लेंगे, और उसको 100 रुपये दे करके जमा करके उसको पेमेंट कर देंगे। और उसमें क्या लिखना है देने के बाद कार्यक्रम का या जो भी उसका मोनो रहेगा वो बन जाएगा, और टी शर्टें तैयार हो जाएंगी। तो ये इसके बारे में भी सदन चाहेगा तो कल चर्चा कर लेंगे। इस विषय को आप कल कुलदीप उनियाल जी रखेंगे या मीटिंग में रखेंगे? अपन जब अपनी मीटिंग होगी ना तो उसमें अपन रख लेंगे, इसको मीटिंग में रख लेंगे, ठीक है ना? बहुत सुझाव अच्छा है आपका। और आपने जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात कही है, व्यवस्थाओं की बात कही है, ये सब अच्छे सुझाव हैं। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी हमें मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपका स्वागत है जी। ओम, सदन को नमन। आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज कहाँ नहीं आएगी ये बताइए आप। मैं 2 सुझाव दे रहा हूँ जी। वैसे तो आपकी परिचर्चाएं हो रही हैं और बहुत सारी आपने बिंदुओं पे अच्छे से बात की है। क्षेत्र शाह, विभाग शाह बैठ के हो, और एक तो क्या, जहां पर रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे जहां पर आने वाले लोग हैं, मेहमान आने वाले, वहां पर कोई दुकान हो, कोई पान की गुमटी हो, या कोई कार्यकर्ता वहां रहे एक सिंबल लेकर, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, टी शर्ट का सुझाव बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त भी हम जो जहर मुक्त अभियान चला रहे हैं, जैविक अभियान चला रहे हैं, इसका अगर दुपट्टा डिजाइन हो जाए तो जनरली जब हम लोग कोई योग ग्राम यात्राएं वगैरह निकालते हैं, निर्मल जैविक ग्राम यात्राएं निकालते हैं, तो ये जो दुपट्टे हैं ये डाल के अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो उसका बड़ा इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये दुपट्टे के ऊपर भी जानकारी हो, साफी जो होती है ना, जिसे हम साफी बोलते हैं, दुपट्टा बोलते हैं, आसाम वाला दुपट्टा चलता है, हमारे यहाँ पीली साफियां चलती हैं खूब, ऐसे एक योगहार की साफी भी डिजाइन हो जाए, सस्ती हो जाएगी, रेट भी सस्ती हो जाएगी, और अच्छी प्रभावी रहेगी। वो वहां से आने के बाद वो अपने क्षेत्र में प्रचार कार्यक्रमों में ठीक रहेगी, ये मुझे लगा है। बाकी तो आप लोगों में बहुत सब विद्वत जन हैं, और आपके तो पुरुषार्थ को नमन है मुनियाल जी भाई साहब, सतत आप लगे हुए हैं, और जरूर योगाहार का ये जो अनूठा कार्यक्रम होने वाला है, काफी बिंदुओं पे आप लोगों ने चर्चा की है, ऐसा लग रहा है इसमें। धन्यवाद। आदरणीय शास्त्री जी, आपने महत्वपूर्ण बात कही है।
ये छोटे छोटे पॉइंट जब आते हैं और ये इसीलिए एक सबका सुझाव इसलिए मांगा जाता है। आपने जो कहा रेलवे स्टेशन पे एक दुकान पर अपना एक वो लग जाएगा हल्का सा बैनर टाइप का, वो दिनेश जी नोट करते जाएं प्लीज। कहा है जी पॉइंट बाई पॉइंट अपन को छोटी छोटी और एक अपना कोई झंडा वगैरह लगा देंगे ताकि जो रेलवे स्टेशन से बाहर आएगा उसको अपना पता पड़ जाएगा, वहाँ से वो कह देगा, वहाँ से टैक्सी वगैरह का रेट बता देंगे, ये टैक्सी जाती है और टैक्सी करवा देंगे और उनको भेज देंगे। ये भी ठीक रहेगा, बहुत अच्छी बात है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए और कोई भटके ना। अच्छा सुझाव है। टी शर्ट की भी आपने कहा है कि हाँ, और दुपट्टे का जो आपने कहा है दुपट्टा भी हो सकता है। अब टी शर्ट और दुपट्टा दोनों हो सकते हैं या दुपट्टा या टी शर्ट में से एक कोई हो, वो कल मीटिंग में अपन चर्चा कर लेंगे। क्योंकि दुपट्टा अपन दिन भर डाल सकते हैं, फिर जब अपना संगोष्ठी होगी ना किसान संगोष्ठी उसमें भी दुपट्टा डाल सकते हैं, वो भी एक पहचान है। तो ये भी अपन कल में कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, बहुत बहुत मुनिलाल जी, कार्यक्रम के बाद भी आप उसका इस्तेमाल करते रह सकते हैं। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो शास्त्री जी है ही, लेकिन मैं कार्यक्रम में मतलब जो क्या है जैसे टी शर्ट है, दुपट्टा जो अपने कार्यक्रम होगा, गोष्ठी होगी दिन में 9 तारीख को, तो वो गले में रहेगा तो वो और फिर वो तो अपन कभी भी उपयोग कर सकते हैं। जो अपने दैनिक उपहार यात्रा, एक दैनिक उपहार निर्मल ग्राम अभियान यात्रा, इसके बारे में भी सुझाव कल देने का कष्ट करें। इस बीच में कहाँ क्या कुछ ऐसा एक संकेतक रूप से कहीं कोई आयोजन हो सकता है तो ये भी अपन कर सकते हैं। वो भी, और अगर हाँ कोई विचार हो तो ये जरूर कल सुझाव दें। कायदे से तो नर्मदापुरम में एक बैठक होना चाहिए जी, पूरी इस योजना को लेकर, पूरी एक बैठक होना चाहिए, बड़े कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन होना चाहिए वहां पर, क्योंकि ये एक मूवमेंट खड़ा होने वाला है। बहुत सारे संगठन किसानों के लिए काम करते हैं, समृद्धि के लिए काम करते हैं, वो मूल रूप से जमीन पर नहीं उतर पाते हैं। मुझे लग रहा है योगार एक क्रांतिकारी कदम बनने वाला है, ऐसा मैं भविष्य देख रहा हूँ। क्योंकि संपूर्ण भारत से 19 राज्यों से यदि हमारे राज्य प्रभारियों की उपस्थिति हो जाती है तो ये बड़ा मूवमेंट खड़ा होने वाला है। और ये जो जिले प्रभारियों की भी अगर उपस्थिति हो जाती है, अगर सारे प्रांतों से एक एक बंदा, दो बंदे भी इकट्ठे होते हैं, तो ये एक बड़ा आयोजन होने वाला है। और ये जब वापसी होगी ना इसकी, तो इसके विराट स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते हम। तो दुपट्टे की जो संरचना, मैं कह रहा हूँ कि दुपट्टा हम लोग अपने कार्यक्रमों में, छोटे छोटे कार्यक्रमों में, वो जो स्वागत परंपराएं होती है जिनमें हम फूल मालाओं का इस्तेमाल करते हैं, फूल मालाओं का इस्तेमाल न करते हुए योगाहार के दुपट्टे से ही स्वागत किया जाए। और योगाहार के दुपट्टे को, जैविक खेती के दुपट्टे को और प्राकृतिक खेती के दुपट्टे को अगर हम बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में इस मंच में बहुत अद्भुत लोग हैं और बहुत कर सकते हैं वो लोग, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और ये एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है, इसका प्रचार भी होना चाहिए, बहुत बड़ा प्रचार होना चाहिए। तो ये ठीक रहेगा। नहीं भी 1000 लोगों को अगर कहीं पे इकट्ठे होते हैं, 2 या 4 लोगों ने क्रांति खड़ी कर दी, तो 1000 की संख्या का यदि हम ये कार्यक्रम मान रहे हैं और 7 तारीख को वहां पर एकत्रीकरण हो रहा है, संध्या को कम से कम बाहर से आए हुए सारे प्रांतों के कार्यकर्ताओं के बीच में विचार मिलन हो जाए, उसके बाद विभागशः बैठकें हो, मध्य प्रदेश राज्य की बैठक अलग हो, सभी राज्यों की अलग अलग बैठक हो जाए और फिर उनको सम्मिलित सभी राज्यों के क्षेत्रों के विषय, एक विचार वाले राज्य जैसे हिंदी भाषी राज्य हैं या ब्रज भाषी राज्य हैं या अन्य भाषाओं के आधार पर उनको बिठाकर उनकी खेतियों के, उनके आपसी कल्चर्स के ऊपर भी चर्चा हो जाए। तो जो आपने पॉइंट तय किए होंगे, मुझे बहुत विश्वास है, क्योंकि पतंजलि एक बड़ा नाम है और उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो सुनिश्चित कार्यक्रम बहुत अनूठा होने वाला है। मैं तो बहुत गदगद हूं मतलब। और जी रमेश जी साहब, आपके भाव स्पष्ट कर रहे हैं आदरणीय शास्त्री जी। आपने महत्वपूर्ण सुझाव, इसी प्रकार के सुझाव देते रहिएगा, छोटी छोटी बातें बहुत अच्छा काम करेंगी। ये भव्य कार्यक्रम हो, बैठक भी नर्मदापुरम में होने वाली है, शीघ्र इसकी तैयारी चल रही है, सभी जगह संपर्क किया जा रहा है और बस आप मार्गदर्शन करते रहिए आप सब लोग, यही हमारी प्रार्थना है सबसे। जो भी मन में विचार आता है वो जरूर कहें, अगर आप कहेंगे नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी जो भी मन में आता है, आप अपना कार्यक्रम है ही, अपना कार्यक्रम सबका कार्यक्रम है, बस आप लोग सुझाव दीजिए।
एक बहुत कार्यकर्ता शायद परिवहन के ऊपर भी हम तय कर दें, परिवहन के ऊपर एक कार्यकर्ता को जवाबदारी दे दें कि कहाँ से कौन से साधन आते हैं, रेल रूट वाला